गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज हम गायत्री के इस YouTube चैनल पे शब्द रूपांतरण के अंतर्गत पढ़ेंगे काल। कौन सा टॉपिक है? काल। काल किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, इन सब का अपन अध्ययन करेंगे। हमने पहले 2 या 3 इसमें से किए हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, कारक वगैरह कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे शब्द रूपांतरण के अंतर्गत काल। काल किसे कहते हैं? काल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काल का शाब्दिक अर्थ होता है समय। किसे कहते हैं? समय को काल कहा जाता है। अब समय को काल कहा जाता है तब इसकी परिभाषा क्या होगी? क्रिया के जिस रूप से उनके होने का समय मालूम हो उसे अपन काल कहते हैं। किसके? क्रिया के जिस रूप से उनके होने का समय मालूम हो उसे अपन काल कहते हैं। अब देखिए, काल के 3 भेद किए हैं। कितने भेद किए हैं? 3 भेद। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। ये इसके 3 भेद हैं। हम इन 3 भेद को अलग अलग रूप से देखेंगे, अलग अलग पढ़ेंगे। पहला हम ले रहे हैं यहाँ पर भूतकाल, कि भूतकाल किसे कहते हैं। भूतकाल का शाब्दिक अर्थ अपन लगाते हैं तो बीता हुआ समय भूतकाल है। जो समय बीत गया है वह भूतकाल के अंतर्गत आता है। अब देखिए, वाक्य में जिस क्रिया रूप से बीते समय का होना पाया जाता है, किससे? वाक्य में जिस क्रिया रूप से बीते समय का होना पाया जाता है वह भूतकाल कहलाता है। समझ में आ गई ना? कि कोई ऐसा वाक्य हो जिससे क्रिया रूप से बीते समय का होना पाया जाए, बीते समय का हमें बोध हो, तब वहाँ भूतकाल होता है। अब देखिए यहाँ क्या है? यह क्रिया की समाप्ति बताने वाला रूप होता है। यह ध्यान रखें कि भूतकाल जो है क्रिया की समाप्ति बताने वाला रूप होता है, कि वह क्रिया है हो चुकी है, इस रूप को बताता है, उसको अपन भूतकाल कहते हैं। इसके देखिए कुछ रूप होते हैं भूतकाल के, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 प्रकार के भूतकाल के भेद हैं। अब देखिए, पहला है सामान्य भूतकाल। क्या है? सामान्य भूतकाल, जिसमें सामान्य सी बात होती हो। जैसे अविनाश ने गाना गाया, यानी बीता हुआ काल हो गया, अविनाश ने गाना गाया, ये सामान्य भूतकाल हैं। फिर देखिए संदिग्ध भूतकाल। खाना नीता ने ही बनाया होगा, ये फिक्स नहीं है, संदिग्ध है बात कि खाना किसने बनाया है, लेकिन इनका अंदाजा है कि खाना जो है वह नीता ने ही बनाया होगा, तो यहाँ संदिग्ध काल हो गया। फिर हेतुमत, यानी किसी कारण से तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाती। ठीक है ना? यानी पहला वाक्य है तुमने पढ़ाई की होती। अब इस वाक्य का हेतु क्या बनेगा? तो उत्तीर्ण हो जाते। तो यहाँ जो है हेतु पद भूतकाल होता है कि तुमने पढ़ाई की होती तो उत्तीर्ण हो जाते। ये तीसरा भेद हो गया। फिर आसन। नगर में एक साधु आए हैं, ये आसनभूत हैं। फिर पूर्ण भूतकाल में 1857 की क्रांति में
रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया था। ये क्या है? पूर्ण भूतकाल हैं। पूरी बात हो गई। 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से लोहा लिया था, तो ये पूर्ण भूतकाल के अंतर्गत आ गया। फिर है अपूर्ण भूतकाल। ये आधी बात कह रहा है भूतकाल की। राकेश पुस्तक पढ़ता था। क्या करता था? राकेश पुस्तक पढ़ता था। अब पढ़ता था, ये क्या है? अपूर्ण भूतकाल था। या कह देते हैं राकेश ने पुस्तक पढ़ी थी, तो काम हो जाता पूर्ण। लेकिन यहाँ तो है अपूर्ण कार्य हैं। पढ़ता था, फिर उसने क्या किया? ये तो 6 प्रकार हैं भूतकाल के। सामान्य भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतुवत भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल और अपूर्ण भूतकाल। इसके बाद में इसका दूसरा रूप आता है वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या चीज है? क्रिया का वह रूप। किसका? क्रिया का वह रूप जिससे कार्य का वर्तमान समय में होना पाया जाए। कब? वर्तमान समय में होना पाया जाए। क्रिया का वह रूप जिससे कार्य वर्तमान में हो रहा है, इस समय का हमें बोध हो, वहाँ पर वर्तमान काल होता है। देखिए इसकी क्या विशेषता है? यह कार्य निरंतर हो रहा है, इसकी जानकारी देता है। यहाँ भूतकाल क्या कह रहा था? यह क्रिया की समाप्ति की जानकारी देता है, और यह कार्य निरंतर हो रहा है, इसकी जानकारी दे रहा है। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखें। इसके 3 भेद होते हैं। किसके? वर्तमान काल के। सामान्य वर्तमान, जैसे प्रशांत खेल रहा है, लता गीत गा रही हैं, तो ये सामान्य वर्तमान है। फिर संभाव्य, संभावना है। मोहन परीक्षा देता होगा, ऐसी संभावना की जा रही है, तो ये संभाव्य वर्तमान काल है। फिर अज्ञार्थ वाक्य, तुम यह पाठ पढ़ो, अब मैं चलूं, तो ये क्या है? अज्ञार्थ वाक्य है, जहां पर आज्ञा देने का भाव व्यक्त हो रहा है। तीसरा इसमें काल है भविष्य काल। कौन सा है? भविष्य काल। भविष्य काल किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से ये ज्ञात हो, यानी क्रिया के जिस रूप से ये बोध हो जाए, ये पता चल जाए कि कार्य होने वाले समय में संपन्न होगा। कब होगा? होने वाले समय में, यानी आने वाले समय में वह कार्य संपन्न होगा, तब वहाँ पर भविष्य काल होता है। इसके भी वापस 3 प्रकार के भेद हैं। जिस प्रकार से वर्तमान काल के हैं, वैसे ही भविष्य काल के भी 3 ही रूप हैं। सामान्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल और ज्ञानार्थ 3 हैं। देखिए सामान्य में जैसे कृष्णा लेख लिखेगी, भविष्य है और सामान्य बात कही है। अंकित पुस्तक पढ़ेगा, यह भी सामान्य सी बात है। अब संभाव्य, यहाँ संभावना है। क्या कह रहे हैं? वे शायद आगरा जाएं, निश्चित नहीं है जाएंगे, लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? वे शायद आगरा जाएं। फिर आज्ञार्थ में आप वहाँ अवश्य जाइएगा। क्या कह रहे हैं? आप वहाँ अवश्य जाइएगा। या फिर अब तुमको आना ही होगा। ये क्या है? आज्ञा हैं। ऐसे अज्ञार्थ वाक्य होते हैं और हमें इस चीज़ का बोध कराते हैं कि यह क्रिया जो है भविष्य में होने वाली हैं, वहाँ भविष्य काल होता है। अब देखिए एक चीज़ और होती है वाच्य। क्या होती है? वाच्य। यह भी एक शब्द रूपांतरण का ही रूप है, वाच्य। तो वाच्य किसे कहते हैं? वाच्य क्रिया के जिस रूप से, यानी क्रिया के जिस रूप से यह पता चले, यह मालूम हो कि वाक्य में प्रधानता किसकी है। किसका पता चले कि वाक्य में
प्रधानता किसकी है, कर्ता की है या कर्म की है या भाव की है। इसी के आधार पर हम उस वाक्य का उद्देश्य निश्चित करते हैं। और प्रधानता किसकी है, कर्ता, कर्म और भाव की। इससे क्रिया का उद्देश्य ज्ञात होता है। इसको अंग्रेजी में वॉइस कहते हैं। किसको, वाच्य को। वाच्य को इंग्लिश में वॉइस कहा जाता है। और इससे हमें किस चीज़ का पता चलता है कि वाक्य में प्रधानता किसकी है, कर्ता की है, कर्म की है या फिर भाव की है। और इसका पता करने के बाद में हमें क्रिया के उद्देश्य का ज्ञान भी हो जाता है। तो हम इसके रूप पढ़ेंगे। वाच्य के 3 प्रकार हैं। कितने हैं, 3। वाच्य के 3 भेद किए हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। हम सबसे पहले पढ़ेंगे कृतवाच्य को। कृतवाच्य किसे कहते हैं, जब वाक्य में क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध कर्ता से होता है। किसका, क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध जो है कर्ता से हैं, तो वहाँ पर कृतवाच्य होता है। देखिए, इससे क्रिया के लिंग, वचन कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होते हैं। जैसे इस प्रकार का वाक्य होगा तो उस वाक्य में क्रिया का लिंग है, वचन है और ये सभी चीज़ें हैं जो कर्ता के अनुसार प्रयुक्त होंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ क्रिया का सीधा और प्रधान संबंध किससे है, कर्ता से हैं। या फिर अपन इसमें कह सकते हैं क्रिया का प्रधान विषय कर्ता होता है इसमें, और क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार होता है। एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर कौन सा होगा, कृतवाच्य होता है। जैसे मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, यहाँ पर क्रिया का सीधा संबंध किससे है, मैं से है, और यहाँ प्रधान कौन है, मैं हूँ। तो उसी प्रकार से यहाँ यह कृतवाच्य होगा। विमला ने मेहंदी लगाई, यानी यहाँ प्रधान कौन है, विमला है, कर्ता कौन है, विमला है। तो यहाँ क्या हो गया है, ये कृतवाच्य हो गया है। तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। रामचरितमानस की रचना किसने की, तुलसीदास ने की। अब इस वाक्य में प्रधान कौन है, तुलसीदास हैं, इसलिए ये हो गया है कृतवाच्य। कर्मवाच्य। कर्मवाच्य किसे कहते हैं, जब क्रिया का संबंध वाक्य में प्रयुक्त कर्म से होता है। किससे होता है, क्रिया का सीधा संबंध किससे हो, कर्म से हो, तब हम उसको कर्मवाच्य कहते हैं। अब देखिए, क्रिया के लिंग, वचन कर्ता के अनुसार न होकर के किसके अनुसार होंगे, कर्म के अनुसार होंगे। कर्ता के अनुसार होंगे तो फिर कृतवाक्य बन जाएगा, और यहाँ किसके अनुसार हो रहे हैं, कर्म के अनुसार हो रहे हैं। फिर कृतवाच्य जो हैं या फिर कर्मवाच्य सदैव सकर्मक क्रिया का ही होता है। किसका होता है, सकर्मक क्रिया का होता है। सकर्मक क्रिया में क्या होता है कि सकर्मक क्रिया में सीधा जो है फल का प्रभाव किस पे पड़ता है, कर्म पे पड़ता है। किस पे पड़ता है, कर्म। तब यहाँ पर सकर्मक क्रिया होती है। देखिए, यहाँ पर भी कर्मवाच्य में भी सदैव सकर्मक क्रिया का ही प्रयोग होता है, क्योंकि इसमें कर्म की प्रधानता रहती है। किसकी, कर्म की प्रधानता रहती है। यहाँ देखिए, दूध सीता के द्वारा पिया गया, सकर्मक क्रिया है, और जो कर्ता का फल जो है सीधा कर्म पे पड़ रहा है, तब यहाँ पर सकर्मक क्रिया के होने के कारण यह कर्मवाच्य हैं। पत्र किसके द्वारा लिखा गया, सीता के द्वारा लिखा गया। पत्र सीता के द्वारा लिखा गया। मिठाई मनोज के द्वारा खाई गई। चाय राम के द्वारा पी गई। अब देखिए, इसमें ये पिया है, लिखा है, ये क्या है, क्रिया का एक वचन है। पिया एक वचन, लिखा एक वचन। फिर किस रूप में है, पुल्लिंग में है।
दूध और पत्र कर्म के अनुसार है, ठीक है ना। उसी प्रकार से ये मिठाई और चाय ये किसके अनुसार हैं? कर्म के अनुसार हैं, पुल्लिंग हैं। और खाई और पी जो हैं ये एक वचन हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया है? कर्म वाच्य हो गया है, यानी क्रिया का सीधा फल किस पे पड़ रहा है? कर्म पे पड़ रहा है। और सकर्मक क्रिया में भी क्रिया का सीधा फल किस पे पड़ता है? कर्म पे पड़ता है। तब एक सकर्मक क्रिया के जितने भी वाक्य हैं वह कर्मवाच्य के अंतर्गत आते हैं। फिर इसी का तीसरा रूप है भाववाच्य। क्या है? भाववाच्य। क्रिया का प्रमुख विषय भाव है। क्रिया का प्रमुख विषय भाव हो उसको अपन भाववाच्य कहते हैं। देखिए, कर्ता कर्म की नहीं, क्रिया के अर्थ की प्रधानता होती है। यहाँ पर न तो कर्ता की न कर्म की, कृतवाच्य और कर्मवाच्य दोनों ही नहीं, यानी न तो कर्ता न कर्म। उसकी जगह प्रधानता किसकी रहती है? क्रिया के अर्थ की प्रधानता रहती है। उसमें हम भाववाच्य देखते हैं। अब देखिए, इसमें अकर्मक क्रिया के सभी उदाहरण इसी के अनुसार होते हैं। किसमें? अकर्मक क्रिया के उदाहरण भाववाच्य के अंतर्गत आएंगे। इसमें लिंग वचन न कर्ता के अनुसार होते हैं और न ही कर्म के अनुसार होते हैं, बल्कि सदैव एक वचन पुल्लिंग एवं अन्य पुरुष में होते हैं। किसमें? सदैव एक वचन रहेंगे, पुल्लिंग रहेंगे और अन्य पुरुष में यह बात करेगा। देखते हैं अपन। मुझसे सवेरे उठा नहीं गया। यहाँ क्या है? उठा क्यों नहीं गया? इसके अर्थ की ओर जाएंगे, हम इस भाव की ओर जाएंगे। तब यहाँ पर क्या हो रहा है? क्रिया का प्रमुख विषय भाव है और कर्ता कर्म की प्रधानता इसमें नहीं है, सीधे अर्थ की प्रधानता पे हम जाएंगे। तब यहाँ क्या होगा? भाववाच्य होगा। सीता से मिठाई खाई नहीं जाती, क्यों नहीं खाई जाती? हम उसके भाव पे जाएंगे, तब यहाँ पर भाववाच्य होंगे। लड़के खो खो खेल कर थक गए, तो यहाँ पर भी हम भाव पर जाएंगे, उसके अर्थ पे जाएंगे, तब जाकर के ये भाववाच्य होगा। इस प्रकार से हमने आज दो चीज़ें की हैं, काल कर लिया है और फिर दूसरा वाच्य कर लिए हैं। कल हम इसके आगे का टॉपिक लेंगे। आपको हमारा ये YouTube चैनल कैसा लगता है? आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने मित्रों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।